आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मोहब्बत कर बैठे भाग 12। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम सब चल रहे हैं हॉस्पिटल, विक्रमादित्य ने कहा। तो फिर चलिए चलते हैं, सभी एक साथ बोले और महल से बाहर आकर दो कार में बैठ गए और हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। एक कार में वीर प्रताप और नयन बैठे थे और दूसरी गाड़ी में विक्रमादित्य और कुंवर साहब बैठे थे। साहब कहाँ चलना है? ड्राइवर ने पूछा। सिटी हॉस्पिटल चलिए। दोनों ड्राइवर कार सिटी हॉस्पिटल की तरफ ले गए। वीर प्रताप बड़ी गहरी सोच में पड़ गए थे। तो मिस राव इनकी बेटी हैं, मगर ये कैसे हो सकता है? वो तो स्वर्गीय कृष्ण कुमार राव की बेटी हैं। लेकिन वो लॉकेट के पेंडेंट को देखकर हमने सही अंदाज़ा लगाया था कि वो राज परिवार का चिन्ह है, मगर इस लड़की के पास कहाँ से आया? यही सोच रहे थे हम। कुंवर साहब, क्या आप हमारी शंका का निवारण करेंगे? वीर प्रताप ने नयन से पूछा। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मिस राव हमारे एम्प्लॉय स्वर्गीय कृष्ण कुमार राव की बेटी हैं। वो आपकी बहन कैसे हुई? नयन ने एक पल के लिए सोचा और फिर गंभीर स्वर में उन्हें सारा किस्सा सुना दिया, जो इत्तेफाक से श्रीमती राव को मिल गई और उन्होंने इतने साल से उनको पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज वो आपके ऑफिस में काम कर रही हैं। ओह, वीर प्रताप के मुंह से निकला। फिर चुपचाप होकर बैठ गए। कुछ ही समय में कार सिटी हॉस्पिटल के प्रांगण में रुक गई थी। सभी कार से नीचे उतरे और लिफ्ट से आईसीयू वार्ड की तरफ चले गए। वहां जाकर पता चला कि अभी गौरी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वार्ड बॉय ने नंबर बता दिया। सभी वहां पर चले गए। गौरी ने लंच कर लिया था और अब वो सो रही थी। उसे दर्द महसूस हो रहा था, इसीलिए उसे पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया गया था। अब आप लोग आराम करने जा सकती हैं, हम यहाँ पर आ गए हैं, नयन ने अपनी माँ और पत्नी से कहा। नहीं, हमारा जाने का मूड नहीं है अभी, नारायणी ने कहा। समी, आप तो चली जाओ, बच्चों को भी देखना होगा, नयन ने अपनी पत्नी समीशा से कहा। आप चलिएगा तो आप ही के साथ जाएंगे हम, समीशा ने कहा। चलिए मॉम, आप भी सुबह से बैठी हुई हैं यहाँ पर, थोड़ी देर रुक जाइए छोटे कुंवर, फिर चलेंगे, नारायणी ने कहा। नमस्कार, विक्रमादित्य ने श्रीमती राव के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। नमस्ते राजा साहब, आप हमें नमस्ते करके क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? आप हमसे बड़े हैं, हमारा फर्ज है हम आपको नमस्कार करें। श्रीमती राव बड़ी विनम्रता से बोली। अरे भाई, इस राव परिवार ने तो हमें अपने कर्जे में डुबो दिया है। पिता की हमारे बड़े बेटे की वजह से जान चली गई और उन्हीं की बेटी हमारे छोटे बेटे की जान बचाने कूद पड़ी। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? कुछ देर चुप रहने के बाद वो फिर बोले। अब आप ही कहिए श्रीमती राव, हमारी जान बचाने वाले आपका परिवार हमसे छोटा कैसे हो सकता है? विक्रमादित्य श्रीमती राव के पास आए और उन्हें साइड हग कर लिया। श्रीमती राव की आंखों में आंसू आ गए थे अपने पति की शहादत के बारे में सुनकर। बहुत बहादुर है आपकी बेटी, विक्रमादित्य प्रताप दोबारा बोले। सभी लोग पास वाले कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। कुंवर समर और कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह दोनों एक तरफ बातें कर रहे थे, तो नारायणी और श्रीमती राव एक तरफ बैठे बातें कर रहे थे। वीर प्रताप सिंह चहलकदमी कर रहे थे। नयन अपनी पत्नी समीशा को लेकर होटल चले गए थे। मैं कॉफ़ी का ऑर्डर देकर आता हूँ, इतना कहकर वीर प्रताप कैंटीन की तरफ चले गए। अरे, आप ही तो कॉफ़ी लाई होंगी, नारायणी ने श्रीमती राव से कहा। मैं तो सिर्फ एक थर्मस भर के लाई हूँ, जिसमें 4 कप कॉफ़ी ही आ सकती है, और हम यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, श्रीमती राव ने कहा। चलिए कोई बात नहीं, नारायणी ने कहा। कुछ ही देर में वीर प्रताप एक लड़की के साथ वहां पर आए, जिसके हाथ में कॉफ़ी का थर्मस और डिस्पोजल ग्लासेस थे। श्रीमती राव ने अपने बैग से हॉटपॉट डब्बा निकाला, जिसमें सैंडविच और कटलेट और फ्रेंच फ्राइज रखे हुए थे, जो अभी तक गर्म थे। साथ में चटनी भी थी। उन्होंने बैग से कॉफ़ी मग निकाले और सबको मग में कॉफ़ी डालकर दिया और प्लेट में सैंडविच, कटलेट, फ्रेंच फ्राइज रखकर सामने टेबल पर रख दिया। ये सब आप घर से लेकर आई हैं? विक्रमादित्य ने पूछा। जी, श्रीमती राव ने जवाब दिया। बहुत स्वादिष्ट है, कुंवर समर और कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने खाते हुए कहा। वीर प्रताप कॉफ़ी का मग लिए हुए खिड़की की तरफ चले गए थे और वहीं खड़े होकर कॉफ़ी पी रहे थे और गौरी के बारे में सोच रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि क्या गौरी को मालूम था कि उस कार में हम बैठे हुए हैं? क्या इसीलिए हमें बचाने आई थी?
वीर प्रताप कमरे से बाहर निकले और साथ वाले कमरे में चले गए जहां पर गौरी सो रही थी। उन्होंने देखा वो अभी भी सो रही थी। वो गौर से उसके चेहरे को देख रहे थे। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था शायद उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा है। उन्होंने धीरे से अपनी उंगलियां उसके माथे पर फिराई, जिससे गौरी की आंखें खुल गई। उसने जैसे ही वीर प्रताप को देखा वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। लेटे रहिए, जरा सा भी हिली तो कंधे में दर्द हो सकता है, वीर प्रताप नरम लहजे में बोले। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हम कुछ दिनों में ठीक होकर ऑफिस आ ही जाते, गौरी ने बेरुखी से कहा। वीर प्रताप ने उसकी तरफ देखा और उसकी बेरुखी को महसूस किया, मगर कुछ नहीं बोले। अब आप चले जाइए यहाँ से, आपका समय बहुत कीमती है, यहाँ पर बर्बाद मत कीजिए, गौरी ने दोबारा कहा। आप हमारे साथ इस तरह से कैसे बात कर सकती हैं? हम आपके सीईओ हैं, वीर प्रताप धीमे शब्दों में बोले। अब हमने इस तरह से बात कर लिया है, अगर आपको बुरा लगा तो आप यहाँ से जा सकती हैं। गौरी ने ये कहकर करवट ले लिया और उनकी तरफ पीठ कर ली, लेकिन तुरंत ही कराहती हुई फिर से सीधी हो गई। उसे कंधे पर दर्द महसूस होने लगा था। एक बात पूछनी थी आपसे, वीर प्रताप धीमे से बोले। जब हम ठीक हो जाएंगे और ऑफिस आ जाएंगे तभी आप हमसे जो पूछना है पूछ लीजिएगा और हम तभी आपको जवाब दे पाएंगे। अभी आप जाइए, गौरी ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वीर प्रताप वहां पर खड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। पता नहीं क्यों बार बार अपनी शक्ल दिखाने आ जाते हैं, गौरी ने मन ही मन कहा। वीर प्रताप को गौरी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वो मुड़े और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। उन्होंने गुस्से में दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। नयन समीशा को होटल में छोड़कर आ चुके थे। मॉम, अब आप भी डैड को लेकर चले जाइए और आराम कर लीजिए, हम यहाँ पर हैं। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, डिनर के बाद आएंगे और रात में यहीं रुकेंगे। अब आप होटल चले जाइएगा, नारायणी ने कहा और खड़ी हो गई। नयन अब श्रीमती राव की तरफ मुड़े और उनसे भी घर जाने की दरख्वास्त की, मगर श्रीमती राव ने जाने से मना कर दिया और वहां से उठकर गौरी के कमरे की ओर चली गई। कुंवर समर और विक्रमादित्य काफी देर तक बातें करते रहे, फिर गौरी के कमरे की ओर बढ़ गए। वीर प्रताप पहले ही वहां से जा चुके थे। गौरी अब जाग चुकी थी। श्रीमती राव उसे कॉफी पिला रही थी। कैसी है प्रिंसेस अब आप? कुंवर समर ने पूछा। फीलिंग बेटर देन बिफोर, गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे नारायणी से ज्यादा अपने पिता कुंवर समर पसंद आए थे। कितने हैंडसम है हमारे डैड, वो मन ही मन मुस्कुराई। रात हो गई थी। गौरी को डिनर करवा कर सुला दिया था नर्स ने। इस समय उसके पास नयन और श्रीमती राव बैठे हुए थे। नयन ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि वो घर चली जाए, मगर वो नहीं मानी। तब नयन कैंटीन जाकर उनके लिए डिनर ले आए और उन्हें अपने सामने ज़बरदस्ती खिलाया और खुद भी खा लिया। 9 बजे के करीब कुंवर समर और नारायणी भी वहाँ पर आ गए थे। उन दोनों ने नयन को समीशा के पास होटल भेज दिया था रात्रि विश्राम के लिए। अब यहाँ पर श्रीमती राव, कुंवर समर और नारायणी रह गए थे। नारायणी ने श्रीमती राव को घर जाने के लिए कह दिया था, मगर वो तो जाने के लिए राजी ही नहीं थी। सारी रात तीनों ने बातें करते हुए गुजार दी। अगली सुबह ही नयन और समीशा वहां आ गए थे। नारायणी और कुंवर समर होटल चले गए रेस्ट करने के लिए। श्रीमती राव को भी नयन ने ज़बरदस्ती घर भेज दिया था, ये कहकर कि उनके लिए 2 बजे लंच लेकर आ जाएं। वो जानते थे कि अगर वो अपने लिए लंच मंगवाएंगे तो ही श्रीमती राव घर जाएंगी और थोड़ा रेस्ट करके फिर उनके लिए लंच लेकर आएंगी, वरना तो वो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहती थी। प्रिंस, नारायणी ने पुकारा। कुंवर समर ने अपनी आंखें खोली। मैया संचिता राजे को कैसे ले जाएं? क्यों, क्या श्रीमती राव भेजने से मना कर रही हैं? नहीं, हमने उनसे अभी इस बारे में कोई बात नहीं की है, मगर हमारी प्रिंसेस हमारे साथ जाने के लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि वो श्रीमती राव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मैया को समझाना पड़ेगा, वो अभी नादान है, वो कुछ नहीं समझती हैं। वो उनके साथ उस समय से रह रही हैं जब वो बहुत छोटी सी थी, नादान थी, उन्हें कोई समझ नहीं थी अपनी पढ़ाई की, इसीलिए वो हमें भूल गई और श्रीमती राव को ही अपना समझती हैं। हम सब बैठकर उन्हें समझाएंगे, पहले उन्हें ठीक तो हो जाने दीजिए, वो हमारे साथ जाने के लिए मान जाएंगी, हमें पूरा विश्वास है। चलिए अब सो जाइए, पूरी रात आप लोग जागरण करती रही हैं, हमें भी सोने नहीं दिया। कुंवर समर ने नारायणी को अपनी बाहों में लिए आंखें बंद करके कहा। नारायणी उनके सीने पर हल्के से मुक्के मारते हुए बोली, आप सोइए, हमें सोने की ज़रूरत नहीं है,
हमें कुंवर समर की इस बात पर गुस्सा आ गया था कि उन्होंने कहा कि उनकी वजह से वो सो नहीं पाए। समर ने हंसते हुए उनके हाथों को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर उन्हें जोर से अपने सीने से सटा लिया और नारायणी के बालों में अपना चेहरा छुपाकर सोने की कोशिश करने लगे। वीर प्रताप सिगरेट सुलगाने अपने ऑफिस की विंडो पर खड़े बाहर की तरफ देख रहे थे और गौरी के रूखे व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। साथ ही ये भी कि उसने अगर हमलावरों से उन्हें बचाने का प्रयास किया तो ये बेरुख ही क्यों। वो तो उससे मिलकर उसको थैंक्स करना चाहते थे, मगर ये लड़की तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती, हर समय गुस्से में रहती है। वीर प्रताप सोच रहे थे और बेइंतहा सिगरेट पी रहे थे। चारों घायल नकाबपोश हमलावरों को हॉस्पिटल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था और गहन पूछताछ चल रही थी। पूछताछ में अंतर्राज्यीय अपराधी जो कि अपहरण, फिरौती और हत्या करने में माहिर जागीरा का नाम सामने आ गया था, जिसको पकड़ने के लिए क्राइम पुलिस की एक स्पेशल टीम गठित की गई, जो जागीरा को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई। जागीरा के पोस्टर शहर गांव की दीवारों पर चिपका दिए गए थे और टीवी, सोशल मीडिया आदि पर भी उसकी फोटो वायरल कर दी गई थी। उसे वांटेड घोषित कर दिया गया था। साथ में यह ऐलान भी कि जो जागीरा का पता बताएगा उसे 1 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। जागीरा, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, एक महिला आवाज में जागीरा को कमांड दिया गया। मैं तो अंडरग्राउंड ही हूँ, ज़्यादा आदेश ना दियो मुझे। देना है तो मेरा बैलेंस मनी दे दो, जागीरा ने कहा। मैं इस समय तुम्हारे पास नहीं आ सकती और तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिलहाल मैं विदेश जा रही हूँ, 1 महीने बाद लौटूंगी, महिला ने कहा और फ़ोन काट दिया। जागीरा फ़ोन की टूं टूं की आवाज़ सुनता रह गया। सुश्री घनी चालाक निकली रह, पैसे तो अभी ही निकलवाने पड़ेंगे, वरना एक बार विदेश भाग ली तो वापस जल्दी ना आवेगी। जागीरा बड़बड़ाया और भेष बदलकर अपनी बिना नंबर की मोटरसाइकिल में पास में खड़ी दूसरी पुरानी गाड़ी का नंबर प्लेट फिट करके उसी समय निकल गया अपने बैलेंस मनी वापस लेने के लिए। 1 हफ्ता हो चुका था। गौरी अभी तक हॉस्पिटल में थी। नारायणी और समर अभी तक इंदौर में गौरी के पास ही थे। नारायणी तो एक पल भी उससे दूर नहीं होना चाहती थी। नारायणी की हालत को देखते हुए कुंवर समर ने गौरी को फ्लैट के साइड वाले फ्लैट को खरीद लिया था। अपने फ्लैट और श्रीमती राव के फ्लैट के बीच की चारदीवारी को उन्होंने तुड़वाकर दोनों के लॉन को एक कर बड़ा सा बना दिया था। नर्सरी जाकर खूब सारे पेड़ पौधों के गमले लाकर लगा दिए थे। साथ ही फ्लैट को जल्दी जल्दी फर्निश करवाने की कोशिश में लगे थे। नारायणी ने तो तय कर लिया था कि जब तक गौरी उनके साथ जाने के लिए राजी नहीं हो जाती वो इंदौर से कहीं नहीं जाएंगी। इसीलिए कुंवर समर को फ्लैट खरीदना पड़ा। वो कब तक श्रीमती राव के फ्लैट में रुकते। जब श्रीमती राव को इस बात का पता चला तो वो कुंवर समर से नाराज़गी दिखाने लगी कि आपने हमें अपना ही नहीं समझा, इसीलिए आपने अलग से घर खरीद लिया। कुंवर समर अपनी चिर परिचित मुस्कान से लबालब श्रीमती राव से बोले, ऐसी बात नहीं है श्रीमती राव, आप तो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। जितनी हमारी प्रिंसेस है उससे ज़्यादा आप हमारे करीब हैं, क्योंकि आपने उन्हें अच्छी परवरिश दी है, उन्हें आपने प्रोटेक्ट किया है। हम आपके लिए ऐसा गलत कभी भी नहीं सोच सकते। आप तो हमारे लिए महादेव और गौरी के बाद का स्थान रखती हैं। इतना कहकर समर ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। नयन ने अपने बड़े भाई कुंवर नमन और भाभी अनाहिता को भी इस बारे में खबर कर दी थी। साथ ही अपनी चाची साहिबा रोहिणी और चाचा साहेब रुद्रांश सिंह को खबर कर दिया था। जिसने भी सुना सभी हैरत में थे और सब यहाँ आने को तैयार थे। वो तो कुंवर समर ने अभी सबको आने से रोक दिया था। वो बोले, पहले हमारे प्रिंसेस को ठीक होकर अपने घर आने दें, फिर आप सब लोग मिलने आइएगा। और हाँ, हम आपको इंदौर में ही बुलाएंगे, आप फिक्र ना करें। अब सभी उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। इधर उन्हें फ्लैट में ज़ोरों से काम चल रहा था। उनका विचार था कि जब उनके परिवार के अन्य सदस्य लोग यहाँ आएंगे तो इस फ्लैट में ही रुकेंगे। वैसे तो ये फ्लैट भी 3 BHK था। परिवार के खास लोग इसमें रुकेंगे और बाकी लोग होटल में रुक जाएंगे। इधर रजत और रमन दोनों भाइयों का ट्रेनिंग सेशन खत्म हो चुका था, मगर अभी उन्हें वहीं रुकना था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी बहन हॉस्पिटल में है और उसे गोली लगी है तो वो रुक नहीं पाए और 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर मिलने आ गई। यहाँ आकर जब उन्हें इस सच्चाई का पता लगा कि गौरी कौन है, वो सदमे में आ गए थे और दोनों की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो टकटकी लगाए अपनी बहन को देख रहे थे। भाई,
क्या हमारी छुटकी सच में हमें छोड़कर चली जाएगी किसी और के यहाँ, जिन्हें वो अपने माता पिता भाई भाभी कहेगी? छोटे भाई रमन ने अपने बड़े भाई रजत से गले लगकर रोते हुए कहा। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग रो रहे थे। देखने वाले की आंखें नम हो गई थी। रोते रोते रमन की हिचकियां बन गई थी। कुंवर समन पानी का ग्लास लेकर उनके पास आए और रमन के मुंह से लगा दिया। रमन ने ग्लास अपने हाथ में ले लिया और एक घूंट पानी पीकर ग्लास साइड में रखकर बोला, अंकल, आप हमारी बहन को मत ले जाइए। कुंवर समन रमन को अपने सीने से लगाकर बोले, शांत हो जाइए बेटा, हम नहीं लेकर जा रहे हैं उन्हें। लेकिन सोचिए, एक दिन उनकी शादी होगी, तब भी तो वो आपसे दूर होंगी ना। हम भी उन्हें अपने पास ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे। उनकी शादी करके उन्हें उनके घर भेजने के लिए हम भी मजबूर हैं। परेशान ना हो, हमारी प्रिंसेस के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। जब चाहे जहाँ चाहे रह सकती हैं, कभी आपके पास कभी हमारे पास। हमने सोच लिया है, इसीलिए हमने आपके फ्लैट के पास ही एक फ्लैट ले लिया है। हम अपनी पत्नी के साथ यहीं रहेंगे और प्रिंसेस दोनों घरों में रहेंगी, कभी इधर कभी उधर। और मुंबई में जो आपका बिजनेस है उसका क्या करेंगे? रजत ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें पोंछते हुए कहा। वो वैसे ही चलता रहेगा, बीच बीच में हम जाते रहेंगे। वैसे भी हमारे दोनों बेटे उन्हें संभाल लेंगे, हमें विश्वास है। कुंवर समन ने रमन और रजत को साइड हक दिया और दोनों को समझाने लगे, मगर दोनों भाई अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि उनकी बहन अब उनसे दूर हो जाएगी। वीर प्रताप हॉस्पिटल में आते थे और बाहर खिड़की से गौरी को देखकर रह जाते थे, वो अंदर नहीं आते थे। नारायणी, श्रीमती राव और कुंवर समर से उसके हाल चाल जान लेते थे। गौरी को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वीर प्रताप आए या ना आए, वो तो उनके बारे में सोच ही नहीं रही थी। ना ही उसे इस बात का पता था कि उसने वीर प्रताप की जान बचाई है। कोई भी उसके सामने इस बात का जिक्र ही नहीं करता था, जरूरत ही महसूस नहीं हुई करने की। सभी लोग अपनी अपनी सोच में मस्त थे। कोई गौरी को अपना बनाकर अपने घर कैसे ले जाए, इसे सोचने में लगे हुए थे, तो श्रीमती राव उसकी सलामती के लिए महादेव से हर समय हाथ जोड़ती रहती थी। फाइनली कुंवर समर का फ्लैट भी तैयार हो गया और इधर गौरी भी ठीक हो रही थी। डॉक्टर ने उसे अब घर जाकर रेस्ट करने का आदेश दे दिया था। कल गृह प्रवेश होना था कुंवर समर नारायणी के फ्लैट का। वैसे तो समर और नारायणी चाहते थे कि गौरी उनके नए घर में प्रवेश करे और वहीं पर रहे, मगर मन ही मन में सकुचा रहे थे कहने के लिए। नयन ने कहा, डैड, पहले उन्हें अपने फ्लैट में जाने दीजिए, उसके अगले दिन जब पूजा करेंगे तब उन्हें अपने फ्लैट पर बुला लेंगे और उन्हीं के हाथ से पूजा करवा लेंगे। समर और नारायणी को नयन की ये बात सही लगी और वो सहमत हो गए। श्रीमती राव ने गौरी का कमरा नीचे ड्राइंग रूम से सटे हुए गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उसे बार बार नीचे ऊपर चढ़ने उतरने में परेशानी होती थी। अभी वो व्हीलचेयर पर ही आ जा रही थी, उसे चलने के लिए मना किया गया था। उसके कंधे की चोट अभी पूरी तरह से भरी नहीं थी और गौरी काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी। रजत और रमन एक हफ्ता रुककर चले गए थे, अब वो अगले महीने ही आएंगे। कुछ दिन रुकेंगे और उसके बाद अपनी जॉब ज्वाइन कर लेंगे। व्हीलचेयर पर बैठे गौरी ने जब अपने घर में प्रवेश किया तो वो बहुत खुश दिखाई दी। जब उसे पता चला कि उसका बेडरूम नीचे है तो उसे अच्छा नहीं लगा, पर श्रीमती राव ने उसे बड़े प्यार से समझा दिया था। कुंवर समर व्हीलचेयर धकेलते हुए ड्राइंग रूम में लाए। श्रीमती राव ने आरती की थाली तैयार कर रखी थी, वो उसे लाई और उसके चारों ओर घुमाकर पूजा करने लगी। नारायणी और नयन दोनों उसके ऊपर फूल बरसा रहे थे। गौरी की आरती उतारने के बाद कुंवर समर ने उसे अपनी गोद में उठाया और दीवान पर बिठा दिया और उसकी पीठ पर अच्छे से कुशन लगा दिए थे ताकि वो आराम से बैठ सके। खुद भी उसे अपने हाथ से सहारा देकर बैठ गए। कुछ देर सभी ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप करने लगे। फिर श्रीमती राव उठकर किचन में चली गई और कुछ ही देर में कॉफ़ी और स्नैक्स लेकर आ गई। सभी ने खुश होकर कॉफ़ी पी, स्नैक्स खाया, ढेर सारी बातें की। दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को कुंवर समर ने गौरी को व्हील चेयर पर बैठाया और साथ वाले फ्लैट दिखाने ले गए और बताया ये फ्लैट उन्होंने खरीदा है और वो उसकी मॉम नारायणी के साथ में यहीं रहेंगे ताकि गौरी का साथ रह सके। और फिर आपका बिजनेस, उसका क्या होगा जो मुंबई में है? गौरी ने पूछा। उसे हमारे बेटे कुंवर नयन और कुंवर नमन अपनी पत्नी के साथ संभालेंगे। काफ़ी देर तक दोनों वहाँ पर बातें करते रहे। फिर डिनर का समय हो गया था तो वो वापस श्रीमती राव के फ्लैट में आ गए।
कल शुभ मुहूर्त था गृह प्रवेश के लिए, इसीलिए कुंवर समर ने सारे मेहमानों को होटल में ठहरने का इंतजाम कर दिया था। मेहमानों में ज़्यादा लोग तो नहीं, पर लंदन से कुंवर समर के पेरेंट्स रोहिणी, रुद्रांश और उनके बच्चे, कुंवर नमन, कुंवर नयन और उनकी पत्नियां अनाहिता और समीक्षा और उनके बच्चे, सिर्फ इतने ही लोग आने थे। गृह प्रवेश के बाद लंच के प्रोग्राम में वीर प्रताप, उनके पिता विक्रमादित्य और अंशुल प्रताप को इनवाइट किया गया था। श्रीमती राव ने सबके लिए अपने घर में खाना बना लिया था। आज तो वैसे भी सभी ने यहीं पर रुकना था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक रूम में कुंवर समर और नारायणी ठहरे हुए थे, तो दूसरे रूम में नयन ठहरे हुए थे। समर और नारायणी के मेहमान होटल में आ चुके थे और वहीं पर ठहरे हुए थे। शाम को समर उनसे मिलने गए और डिनर टाइम पर वापस आ गए थे। रात काफ़ी देर तक सभी गौरी के रूम में बैठे गपशप करते रहे। जब गौरी सो गई तो सभी अपने अपने बेडरूम में जाकर सो गए। श्रीमती राव तो वहीं सो गई थी। अगले दिन सुबह कुंवर समर के फ्लैट में अफरा तफरी मची हुई थी। सभी मेहमान आ चुके थे और गौरी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे। गौरी अभी वहाँ पर नहीं गई थी। पूजा 9 बजे से शुरू होनी थी। फिलहाल तो कुंवर समर और नारायणी पूजा पर बैठे हुए थे। कुछ ही देर में श्रीमती राव गौरी को तैयार करके व्हीलचेयर धकेलती हुई वहां पर आ गई। चूंकि गौरी जमीन पर नहीं बैठ सकती थी, इस वजह से उसे व्हीलचेयर पर ही रहने दिया गया और पूजा की वेदी के सामने उसकी व्हीलचेयर को खड़ा कर दिया गया था। पंडित जी ने खड़े होकर गौरी के माथे पर रोली अक्षत का टीका लगाया और हाथ में कलावा बांध दिया और हथेली में फूल रख दिए। गौरी ने एक नज़र सबको देखा, सभी की नजरें उसी पर ही जमी थी। उसने सबको देखकर एक मुस्कान दी और फिर आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर बैठ गई। 11 बजे करीब पूजा समाप्त हुई। आरती का थाल घुमाया गया। गौरी इतनी देर तक नहीं बैठ सकती थी, इसीलिए उसे ड्राइंग रूम में ही दीवान पर लिटा दिया गया था। पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोग गौरी को घर को घेर कर बैठ गए। गौरी को बड़ा अजीब सा लग रहा था। हाय ब्रेव गर्ल, हमारा नाम रोहिणी रुद्रांश सिंह है। आपके चाची साहब लगते हैं। हम आपके इस क्यूट सी ब्रेव एक्शन के लिए बहुत खुश हैं, पर जोश में होश कभी नहीं खोना चाहिए। आप चाहती तो उस समय दूर खड़े होकर पुलिस को फ़ोन कर सकती थी। मुस्कुराती हुई रोहिणी आगे आई और बड़े प्यार से गौरी के हाथ में एक रेड कलर का एनवेलप और एक गिफ्ट बॉक्स पकड़ा दिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लिया। हम आपके चाचा साहिब रुद्रांश सिंह, कहते हुए रुद्रांश गौरी के पास आए और उसके हाथों में गुलाबी रंग का एनवेलप और फूलों का बुके थमा दिया। अब अनाहिता और नमन दोनों एक साथ आकर बोले, हम कुंवर नमन, आपके बड़े भाई, और ये आपकी भाभी अनाहिता, कहकर दोनों ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके हाथों में गुलाबी रंग का एनवेलप और गिफ्ट बॉक्स पकड़ा दिया। हमें तो आप पहचानती ही हैं, हम आपके भाई कुंवर नयन और ये आपकी भाभी समीक्षा सिंह, कहकर नयन समीक्षा का हाथ पकड़ उनके पास आए और गिफ्ट बॉक्स पकड़ा दिया। और बेटा, ये आपकी दादी साहिबा महारानी कल्याणी धर्म प्रताप सिंह और ये आपके दादा साहेब महाराज धर्म प्रताप सिंह। इतना कहकर नारायणी ने महारानी और महाराज का हाथ पकड़कर आगे लाते हुए उनका परिचय दिया। कंधे तक लहराते हुए सन जैसे सफ़ेद बाल 80 वर्षीय महारानी कल्याणी धर्म प्रताप सिंह, जिनके चेहरे पर आज भी 50-55 साल जैसी चमक और खूबसूरती जैसे उम्र को पीछे धकेलती हुई गरिमा में महिला को देखकर गौरी हैरान रह गई। दादा साहब जी भी कम नहीं थे। 85 वर्षीय दादा साहब का भी चेहरा झुर्रियों से दूर, मुंह में सारे दांत मौजूद और लंबे सीधे इखरे बदन, ऐसी शानदार पर्सनालिटी है उनकी। वाओ, आप दोनों तो शानदार पर्सनालिटी वाले स्मार्ट दादा दादी साहब हैं। गौरी ने दोनों हाथ जोड़कर कहते हुए उन्हें प्रणाम किया तो उन दोनों ने उसके सर को सहलाकर प्यार से माथे पर चूम लिया और फूलों का बुके और काफ़ी सारे गिफ्ट बॉक्स उनकी गोद में रख दिए। श्रीमती राव एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आई और सीधे गौरी को प्यार से उसके माथे और गाल चूमते हुए थमा दिया। गौरी ने भी बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों से उनके चेहरे को थामकर उनके गालों को चूम लिया। अब नारायणी और कुंवर समर उसके पास आए और उसके हाथ में पेपर्स का बंडल और बैग थमाते हुए बोले, बेटा, ये फ्लैट हमने आपके नाम पर दिया है, ये इसके पेपर हैं और ये आपका बैंक का पासबुक है। जब चाहो जितना चाहो आप खर्च कर सकती हैं, नो लिमिट। इतना कहकर उन्होंने वो पेपर्स, बंडल, बैग उसको पकड़ा दिए। ये आपके छोटे भाई शुभ्रांश और छोटी बहन प्रिंसेस भव्या हैं। इतना कहकर रोहिणी अपने बच्चों को उनके पास लाई। वाओ, सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल किड्स।
गौरी ने कहा और दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर प्यार करने लगी। अब अनाहिता अपने और नमन के बेटे वैश्विक और बेटी निलाया और नमन और समीक्षा के बच्चों सिद्धांत और सृजना को लेकर सामने आ गई और सबका इंट्रोडक्शन करवाने लगी। ये आपके भतीजे और भतीजी हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, गौरी ने कहा। कुछ ही देर में गौरी बच्चों के साथ घुल मिल गई और उनके साथ खेलने लगी। उधर दूसरी तरफ से श्रीमती राव नाश्ता पानी का इंतजाम करने के लिए लॉन के एक कोने में लगे टेंट की तरफ चली गई, जहां पर केटरिंग वाले चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स और लंच की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही देर में सब लोग चाय, स्नैक्स और कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे और ढेर सारी बातें कर रहे थे। सबका आकर्षण गौरी थी। सब उसे घेर कर बैठे हुए थे। सर, आपको लंच के लिए कुंवर समर प्रताप सिंह राणा जी के यहाँ से इनविटेशन आया है। आज आपको जाना है, पर्सनल असिस्टेंट ने वीर प्रताप से कहा, जो हर सुबह उनको पूरे दिन का शेड्यूल बताती थी। ओके। एनी मीटिंग टुडे? नो सर, आपने आज सारी मीटिंग कैंसिल कर रखी है लंच के लिए। ओह ओके, नाउ यू मे गो प्लीज़ एंड सेंड कुंवर अंशुल प्रताप। वीर प्रताप ने कहा और लैपटॉप पर बिजी हो गए। पर्सनल असिस्टेंट ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गई। उसे वीर प्रताप बहुत अच्छे लगते थे, मगर वो उसको एक नज़र भी उठाकर नहीं देखते थे। उन्हें तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था कि कौन उन्हें पसंद करता है या नहीं। मिस राव को तो बिठाकर कॉफ़ी पिलाते हैं, हमें पूछते भी नहीं। पर्सनल असिस्टेंट मन ही मन बड़बड़ाई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मैं कम इन? अंशुल प्रताप ने डोर नॉक करते हुए कहा। कम इन। जी दादा साहब, हुक्म करें, हम लंच पर जा रहे हैं, क्या आप रेडी हैं? जी हम रेडी हैं, मगर हमें ये नहीं मालूम कि कहीं लंच में जाना है। अब हमने ये कह दिया तो आप हमारे साथ जा रहे हैं। जाइए अपने कैबिन में जाकर अपनी फाइल्स, लैपटॉप वगैरह क्लोज करिए और हमारे पास आ जाइए। ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, वीर प्रताप ने कहा और अपने काम को पैकअप करने में लग गए। कुछ ही देर में अंशुल प्रताप अपने भाई के कैबिन में आ गए थे। ये बुके किसके लिए? अंशुल प्रताप ने गाड़ी के पीछे की सीट पर बुके देखकर कहा। आप यहाँ आगे आकर बैठिए, हम पीछे बैठेंगे, वीर प्रताप बोले। अंशुल प्रताप ने अपने कंधे उचकाए और आगे की पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गए। ड्राइवर ने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया था और वीर प्रताप पीछे सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ कार स्टार्ट कर पार्किंग से बाहर निकाल गया। लंच पार्टी शुरू हो चुकी थी। शहर के टॉप मोस्ट कैटरर्स को बुलाया गया था। कुछ लोग हंसी मजाक करते हुए कुर्सियों पर बैठे लंच एंजॉय कर रहे थे। कुंवर समर और नयन को तो कुंवर वीर प्रताप का इंतज़ार था, इसलिए वो दोनों बार बार गेट की तरफ देख लेते थे। जैसे ही उनकी कार वहाँ पर आकर रुकी, कुंवर समर और नयन दोनों ही जल्दी से गेट पर आ गए और बड़े ही प्यार से अवगत करते हुए उन्हें अंदर लाए। बुके अंशुल प्रताप के हाथ में था, जिसे उठाने का ऑर्डर भी वीर प्रताप ने दिया था। जैसे कि हम कोई नौकर हैं इनके। अब समझ में आया कि हमें अपने साथ लंच में क्यों लेकर आए। फ्लावर बुके उठाने के लिए इन्हें एक नौकर की ज़रूरत थी, जो हमसे बेहतरीन इन्हें कोई नज़र नहीं आया। मन ही मन अंशुल प्रताप बड़बड़ा रहे थे। तभी उनकी निगाह दूर स्टेज पर व्हील चेयर पर बैठी गौरी पर पड़ गई। उनकी तो सारी शिकायतें, सारी थकान, सारा गुस्सा ही उड़न छू हो गया था। उसको देखकर उनके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई थी। वीर प्रताप कुंवर समर और कुंवर नयन के साथ बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वहीं अंशुल प्रताप गौरी को देखते ही तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गए। उन्हें अपने से आगे जाते देखकर वीर प्रताप चौंके और उन्होंने अंशुल प्रताप को कंधे से पकड़ लिया। जरा धीरे चलिए और हमारे पीछे रहिए, धीरे से उनके कान में कहा। प्रताप झुंझला कर रह गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही कुंवर समर ने उन्हें बैठने का इशारा किया, वीर प्रताप ने 1 मिनट कहकर अंशुल प्रताप के हाथ से बुके ले लिया और स्टेज पर बैठी गौरी की तरफ बढ़ गए। फॉर योर स्पीडी हेल्थ रिकवरी, स्टे हैप्पी एवर, कहकर फूलों का बुके गौरी की ओर बढ़ा दिया। अपने सामने वीर प्रताप को खड़ा देखकर गौरी चौंक गई और खड़ी होने की कोशिश करने लगी। तभी नयन जल्दी से उसके पास आए और उसे कंधे से पकड़कर बोले, आप खड़ी मत होइए, बैठे रहिए, आपको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, बैठी रहिए, आपकी हालत अभी सही नहीं है, वीर प्रताप भी बोले और फूलों का बुके उसके आगे बढ़ा दिया। गौरी ने चुपचाप से हाथ बढ़ाकर बुके ले लिया। थैंक्स नहीं कहोगी प्रिंसेस? कुंवर समर ने गौरी से कहा। थैंक्स, गौरी ने कहा। वीर प्रताप ने एक नज़र उसे देखा। गौरी के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। वो चुपचाप से मुड़े और आगे जाकर सामने सोफे पर बैठ गए।
बातें करते करते वीर प्रताप इधर उधर नजर मारते, फिर एक नज़र गौरी को देखते और फिर कुंवर समर और रुद्रांश से बात करना शुरू कर देते। कुछ ही देर में उन्होंने देखा अंशुल प्रताप गौरी के पास अपने खाने की प्लेट लिए खड़े हैं और चम्मच से उसे खिला रहे हैं। ये देखकर उनका तो दिल ही जल गया। गौरी भी बड़े हंस हंस कर उनसे बातें कर रही थी और खा रही थी। चलिए कुंवर साहब, अब हम भी भोजन ग्रहण कर लें, कुंवर समर ने वीर प्रताप से कहा। वीर प्रताप अपनी घड़ी की तरफ देखकर फिर बोले, चलिए ठीक है, भोजन कर लेते हैं। वो तीनों उठे और कॉर्नर पर लगे फूड स्टॉल की तरफ बढ़ गए। गौरी बैठे बैठे थक गई थी और वो आराम करना चाहती थी। उसे कंधों में दर्द महसूस होने लगा था। उसने इधर उधर देखा, उसके पास बच्चों के अलावा कोई भी नहीं था। इस समय अंशुल प्रताप भी बार बार वीर प्रताप की कहर भरी नजरों का शिकार हो रहे थे, इसीलिए कुंवर नयन के साथ बातें करने लग गए थे। कुंवर नमन ने गौरी को इधर उधर देखते देखा तो उठकर उसके पास आ गए। क्या बात है बहना, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नमन ने बड़ी प्यार से पूछा। भैया, हम थक गए हैं बैठे बैठे, हमें आराम करना है, हमें अपने रूम में जाना है, हम ले चलते हैं। आपको बताइए कौन से रूम में जाना है? कहकर नमन ने व्हीलचेयर थाम लिया। हमें उधर फ्लैट में ले चलिए, वहाँ हमारा रूम है, यहाँ पर तो अभी भीड़ है, न तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इतना कहकर नमन ने व्हीलचेयर को धकेलते हुए गौरी के फ्लैट में पहुंचकर उसे उसके रूम में ले जाकर बेड पर आराम से बिठा दिया। वो जाने लगे तो गौरी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुड़कर गौरी की तरफ देखा। भैया, अगर आप फ्री हो तो बैठ जाइए ना, कुछ बातें कर लीजिए, आपसे तो बातें ही नहीं हो पाई। छोटे भैया तो काफ़ी समय से यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोगों में काफ़ी बातचीत होती रहती है और वीडियो कॉल में भी बातें हो जाती हैं। आपके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम, इनफैक्ट परिवार के बारे में भी कुछ नहीं पता। कुछ बताइए ना अपने बारे में। नमन के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। ज़रूर बहना, हम आपके पास बैठेंगे और बातें भी करेंगे। इतना कहकर वो बेड के किनारे बैठ गए। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? बड़े प्यार से नमन ने पूछा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप दोनों भाइयों में कौन बड़ा है? हम दोनों भाइयों में हम बड़े हैं और कुंवर नयन छोटे हैं। 5 मिनट की देरी से। इतना कहकर वो मुस्कुराए। हो, आप दोनों जुड़वा हैं? गौरी के मुंह से निकला। अरे, क्या आपको इस बारे में नहीं मालूम? कुंवर नमन हैरान हो गए। हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते थे कभी। हम लोग तो इधर उधर की बातें करते थे, परिवार की बातें कभी नहीं की। बस एक दूसरे की हाल खबर जान लेते थे और दोबारा कब मिलेंगे ये पूछ लेते थे। इतना कहकर गौरी मुस्कुराई। ओहो, अच्छा, कोई बात नहीं, हम दोनों ट्विंस हैं और हम बड़े हैं। कुंवर नमन ने दोबारा कहा। हमारे भाई रमन और रजत भी दोनों ट्विंस हैं, गौरी ने बताया। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है कि आपके पास 4 भाई हैं और चारों ट्विंस हैं। कुंवर नमन हंसे। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमारे दोनों भाइयों की तो शक्ल मिलती है, लेकिन आपकी और छोटे भैया की शक्ल तो बिल्कुल अलग अलग है। आप बिल्कुल डैड की तरह लगते हैं और वो बिल्कुल मॉम की तरह। कुंवर नमन हंसकर बोले। इस बारे में तो मॉम से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। नमन का जवाब सुनकर गौरी भी हंस पड़ी। कुछ देर बातें करने के बाद नमन गौरी को बेड पर सही ढंग से सुलाकर वापस आ गए थे। यहाँ पर दोनों भाई बहन बड़े प्यार से परिवार के बारे में बातें कर रहे थे। उधर वीर प्रताप के जाने का समय हो गया था और वो इधर उधर गौरी को ढूंढ रहे थे। वो जाते समय एक बार उसे नज़र भरकर देख लेना चाहते थे, मगर गौरी तो अपने फ्लैट में वापस आ गई थी। किसे खोज रहे हैं कुंवर साहब? छोटे कुंवर तो यहाँ पर खड़े हैं। नयन ने वीर प्रताप को इधर उधर देखते हुए देखा तो कह दिया, ओह हाँ, उन्हें ही ढूंढ रहे थे। छोटे कुंवर, चलिए, जाने का वक्त हो गया है। वीर प्रताप ने कुंवर नयन की बात का जवाब देते हुए अंशुल प्रताप से कहा। जी दादा भाई साहब, अंशुल प्रताप ने कहा। उनके करीब आ गए। दोनों भाइयों ने सभी से विदा ली और वहां से वापस लौट गए। कार में बैठने तक भी वीर प्रताप की नजरें गौरी को ढूंढ रही थी, मगर अफसोस कि उन नजरों को गौरी नजर ही नहीं आई। वो मन महसूस कर रह गए। दोपहर के खाने से निपटने के बाद जब सब लोग आराम कर चुके तो शाम हो चुकी थी और चाय का समय हो गया था। नारायणी उठी और बाहर आकर लॉन के कॉर्नर में केटरर्स के पास जाकर चाय का ऑर्डर दे आई। अचानक नारायणी को गौरी का ध्यान आया। उसने इधर उधर देखा, वो कहीं नजर नहीं आई। गौरी कहाँ है? नारायणी ने जोर से कहा। उसके इतना कहते ही सबने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि श्रीमती राव भी वहीं पर बैठी हुई थी। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और गौरी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगी। तभी कुंवर नमन ने बताया कि वो उसे उसके बेडरूम में छोड़कर आ गए हैं। आप परेशान ना हो, हम ले आते हैं। कहकर वो भी उठ खड़े हुए और बाहर निकल गए। कुछ ही देर में चाय और नाश्ता वहाँ आ गया था। साथ में नमन भी गौरी को ले आए थे। रोहिणी गौरी को व्हीलचेयर से उतारकर अपने पास बैठाकर बोली,
ब्रेव गर्ल, मज़ा आ गया तुम्हारे किस्से सुनकर तो। गौरी हल्के से मुस्कुराकर बोली, कौन से किस्से? यही कि आपने अपने कॉलेज में लड़के लड़कियों की काफ़ी पिटाई की है, अपनी कॉलोनी में भी खूब बदमाशी की है, और ये भी कि लोगों को पीट कर आती थी और अलमारी के अंदर छिप जाती थी। कहकर रोहिणी हंसने लगी। गौरी मुस्कुराई। आपके चाची साहब भी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में सभी लोगों की जमकर पिटाई करती थी। रुद्रांश सिंह, जो कि रोहिणा के हस्बैंड हैं, उन्होंने हंसते हुए गौरी को बताया। हो रियली? आपको देखकर तो यही लगता ही है कि आप सबकी पिटाई कर देती होंगी। गौरी हंसने लगी। आपकी भाभी साहब अनाहिता भी कुछ कम नहीं है इस मामले में। आपके चाची साहब और भाभी साहब दोनों एक ही इंस्टीट्यूट से हैं। दोनों ने वहाँ पर बहुत गुंडागर्दी की है। इंस्टीट्यूट के सीनियर स्टूडेंट्स की खूब पिटाई की। कुंवर नयन ने कहा, हाँ, अब हमारे परिवार में 3 फीमेल गुंडीज़ हैं। नारायणी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबकी तरफ देखा और कहा तो सभी हंसने लगे। आपकी चाची साहब बाइक पर स्टंट भी बहुत करती थी, रुद्रांश सिंह ने कहा। बुलेट तो हमारी प्रिंसेस भी राइड करती है, बहुत मस्त राइड करती है, हम इनके पीछे बैठे हैं, कुंवर नयन ने कहा। हो रियली? आप बुलेट राइड करती हैं? आपकी फिजिक तो देखकर तो लगता ही नहीं कि आप बुलेट चला सकती हैं, रोहिणा ने कहा। क्यों, क्या कमी है हम में? गौरी ने रोहिणा की तरफ देखा। आप बहुत वीक नजर आती हैं, बुलेट का वेट कैसे संभालती हैं? हम देखने में दुबले पतले ज़रूर हैं, मगर हम में ताकत बहुत है, हम जिम जाते हैं, गौरी ने अकड़ कर कहा। तो सभी हंसने लगे। हो माय गॉड, आप जिम भी जाती हैं? आपको देखकर तो लगता ही नहीं है। आपका टोटल वेट 50 केजी के आसपास है, हमारा ख्याल है। रोहिणा ने हैरानी से उसे देखा। हम 50 नहीं 58 केजी के हैं, हमारी हड्डियाँ और मसल्स मजबूत हैं, फालतू फेट नहीं है हम में, गौरी ने इतराते हुए कहा। हम फुटबॉल के नेशनल प्लेयर और बॉक्सिंग में स्टेट लेवल तक गए हैं, काफ़ी अवार्ड्स लिए हैं, रोहिणा ने कहा। मैं भी फुटबॉल, वॉलीबॉल और कराटे में नेशनल चैंपियन हूँ, अनाहिता ने कहा। ओह माय गॉड, क्या बात है, गौरी पे हैरानी से भरी आवाज़ निकली। हमारी गौरी भी जूडो कराटों में माहिर है, साथ ही लॉन्ग जंपर, हाई जंपर और रेसर भी है, श्रीमती राव ने कहा। कहा था ना हमने, अब हमारे पास 3 गुंडीज़ हैं, 2 तो पहले से ही थी, अब एक और आ गई है। ये वाली तो बहुत ही खतरनाक है, सोचती ही नहीं कि फायरिंग हो रही है तो साइड में रुककर नज़ारा देख ले। नहीं, इन्हें तो बीच में घुसकर भगदड़ मचानी है। नारायणी ने हंसते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाई। चाय पीते, स्नैक्स खाते हुए, खूब सारी बातें करते हुए काफ़ी सारा समय बीत गया था। लगता ही नहीं था कि अब अभी अभी मिली हैं। कितने आश्चर्य की बात है, ये लड़की राज परिवार की निकली और उस लड़की को खुद भी नहीं मालूम था। लेकिन एक बात तो है, उस लड़की में, चाहे उसे भले ही नहीं मालूम था कि वो राज परिवार से है, फिर भी उसके व्यवहार में शाही झलक नजर आती है। उसका चौड़ा माथा जिसमें एक अलग ही तेज झलकता है, उसके बात करने का तरीका, देखने का अंदाज, उसकी निडरता, सब कुछ एक आम लड़कियों जैसा कुछ नजर नहीं आता था और हमें उसे बदतमीज और घमंडी समझते रहे। वीर प्रताप अपने विशालकाय बेड पर लेटे छत को घूरते हुए सोच रहे थे। छोटे कुंवर, आप कुछ दिनों के लिए अपनी रियासत में आ जाएं, विक्रमादित्य वीर प्रताप को फ़ोन पर कहा। लेकिन क्यों पिताजी? बेटा, हमारा मन घबरा रहा है, आप पर अभी हमला हुआ है, कहीं ऐसा ना हो फिर से वो लोग दोबारा ऐसा कुछ करें। पिताश्री की चिंता से भरी आवाज़ आई। अरे पिताश्री, अब कुछ नहीं होगा, हमने अपने पास सिक्योरिटी बढ़ा ली है। वैसे भी जिन्होंने हमला किया था वो तो लोग पकड़े गए हैं ना, और फिर जिन्होंने हमला करवाया उनकी तलाश तो जारी है, इतनी जल्दी से तो कुछ नहीं करेंगे। फिर भी चले आओ, आपकी माताश्री और आपके दादाश्री महाराज का जन्मदिन भी तो नज़दीक आ रहा है, कुछ दिन हमारे साथ बिता लीजिए, विक्रमादित्य ने बड़े प्यार से कहा। ठीक है पिताश्री, हम अगले हफ्ते आ जाते हैं, जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले। विक्रमादित्य ने ये सुनकर फ़ोन काट दिया। इधर वीर प्रताप ने अपनी पीए को बुला लिया और अपनी मीटिंग शेड्यूल चेक करने लगे। मैडम, मैं तुम्हारे शहर पहुंच गया हूं, तुम मेरे को मिलने आ जाओ, जाकिरा ने फ़ोन किया। तुमसे कितनी बार कहा है कि सब्र करो, बाहर नहीं निकलो, अगर कहीं पकड़े गए तो फिर कहीं के नहीं रहोगे तुम। घुमाते रहना जेल की चक्की और पीसते रहना मोटा अनाज। हमारा क्या, हम तो विदेश आज रात ही निकल जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? हम नहीं पकड़े जाएंगे, तुम ही पकड़े जाओगे और तुमको सज़ा मिलेगी, हमें नहीं। मैडम जी, अब मैं आपके शहर आ गया हूँ, मुझसे बचकर कहाँ जाएंगी? बस आप मेरा बैलेंस पैसा दे दो और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। आपके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, आप सारा आज ही चुकता कर दो, वरना मैं पुलिस में चला जाऊँगा, मैं जेल में चला जाऊँगा, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे निकलना भी आता है वहाँ से, लेकिन तुम्हारा क्या?
तुम्हारी तो इज्जत खराब हो जाएगी, जागीरा ने धमकी दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उधर से आवाज़ आई। मैं एयरपोर्ट के गेट पर खड़ी हूँ, चुपचाप से रकम लेकर आ जाओ 1 घंटे के अंदर, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। इतना कहकर जागीरा ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह नारायणी और कुंवर समर के इंदौर वाले फ्लैट में रोहिणा और रुद्रांश होटल में नहीं रुके, बल्कि वहीं फ्लैट में ही रुक गए। बाकी नयन परिवार और उनके दादा दादी साहब होटल में सोने के लिए चले गए। सुबह सुबह रोहिणा चाय का कप लिए लॉन में आई और बैठकर पीने लगी। तभी उनकी नज़र श्रीमती राव के फ्लैट के पोर्च पर गई, जहाँ पर गौरी की बुलेट खड़ी थी। वो मुस्कुराती हुई लॉन चेयर से उठी और चाय का कप हाथ में लिए बुलेट के पास आ गई। सबसे पहले उसकी नज़र नंबर प्लेट पर गई, बुलेट बॉस @0006। ओहो, स्पेशल नंबर, ऊपर से बुलेट बॉस पढ़कर रोहिणा हंस पड़ी। वो खुद अपने रॉयल एनफील्ड के नंबर प्लेट में बॉस लिखवाती थी और नंबर भी 1515 रहता था। इसका टोटल 06 निकलता है। उसे सहसा याद आया कि राधिका नाम की एक और बुजुर्ग महिला है जो अपने दिनों में अपनी पल्सर बाइक में RATZ लिखवाती थी। उसे भी 06 नंबर से बहुत प्यार है। अभी कुछ समय पहले अपनी एक्टिवा में घूम रही थी तो देखा उसने भी RATZ लिखवाया है। एक्टिवा का नंबर तो डिफरेंट है पर उनका टोटल 06 है। रोहिणा ने चाय का कप विंडो पर रख दिया और बाइक का इंस्पेक्शन करने लगी। श्रीमती राव अंदर से ये सब देख रही थी। वो हंसते हुए बाहर आई। मेरी बेटी की बाइक है, श्रीमती राव ने हंसते हुए कहा। जी देख रही हूँ, बहुत शौकीन है बाइक राइडिंग की। क्या चाबी मिल सकती है बाइक की? रोहिणा ने पूछा। जी क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। इतना कहकर वो अंदर गई और बाइक की चाबी लेकर आ गई। रोहिणा ने चाबी बाइक में लगाई और उसे स्टार्ट किया। खड़े खड़े उसे घुमाया और गेट की तरफ ले गई। श्रीमती राव दौड़कर आई और गेट खोल दिया। चलिए आपको इंदौर की सैर करा लाती हूँ, रोहिणा हंसते हुए बोली। अरे मुझे तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मैं सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, आप घूम कर आ जाइए, श्रीमती राव ने कहा। रोहिणा ने उन्हें बाय कहा और बाइक सड़क की तरफ निकालकर हल्की स्पीड में आगे तक ले गई। गाड़ी तो अच्छी मेंटेन कर रखी है लड़की ने, खुद से बड़बड़ाई और होटल पर जोर दे दिया। कुछ ही देर में रोहिणा बुलेट पर सवार होकर इंदौर के सड़कों का निरीक्षण कर रही थी। वीर प्रताप और अंशुल प्रताप अपनी रियासत स्वर्णगढ़ी के लिए निकल चुके थे। उनके आगे पीछे 2 गाड़ियों में हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स चल रहे थे और उनकी अपनी गाड़ी में एक सुरक्षा गार्ड बैठा हुआ था। दादा भाई साहब, हम वापस कब आएंगे? अंशुल प्रताप ने सड़क पर निगाहें जमाए हुए कहा। लगता है आपका दिल इंदौर में कुछ ज़्यादा ही लग गया है, वीर प्रताप उन्हें घूर कर देखते हुए बोले। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि इस बार तो महल में कोई फंक्शन भी नहीं है, फिर क्यों जा रहे हैं? आप भूल रहे हैं कि हमारे दादाश्री महाराज का जन्म दिवस है और आपके ताईश्री यानी हमारी माताश्री का भी जन्म दिवस है। कमाल है, तो ये इंदौर शहर की हवा है जो आपको सब कुछ भूलने पर मजबूर कर रही है। दादा भाई श्री, आप बार बार इंदौर शहर का नाम क्यों ले रहे हैं? अब तो इंदौर को छोड़े हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अंशुल प्रताप झुंझला कर बोले। आप क्यों इस तरह से झुंझला गए? वीर प्रताप ने उन्हें घूर कर देखा। सबसे पहले तो आप हमें घूरना बंद कीजिए और फिर बार बार इंदौर शहर का नाम लेकर हमें मत चिढ़ाइए। ऐसा क्या कर दिया हमने जो आप बार बार इंदौर शहर की हवा और इंदौर शहर की बात कर रहे हैं? ओहो, आपके भी पर निकल आए हैं, वीर प्रताप बोले। आपसे तो बात ही करना बेकार है, अंशुल प्रताप ने कहा और उनकी निगाहें फिर सामने सड़क पर हो गई। वीर प्रताप हल्का सा मुस्कुराए और फिर अपनी आवाज़ में गंभीरता लाते हुए बोले। आजकल तो ऑफिस में भी आपका मन नहीं लग रहा, क्योंकि आपको लंच में आलू चाट खिलाने वाला कोई नहीं मिल रहा ना। दादा भाई श्री कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? हमें तो लगता है कि आप हमसे जलते हैं। मन तो आपका भी नहीं लगता, बहुत लंबी जुबान हो गई है आपकी। इतना कहकर वीर प्रताप चुप होकर बैठ गए। उन्हें पता है जितना ज़्यादा वो बोलेंगे अंशुल प्रताप उल्टा सीधा जवाब देंगे। हमें पता है ये सब क्यों कह रहे हैं। आप हमसे जलते हैं ना कि गौरी हमारे साथ बातें करती है और वो आपको मुंह भी नहीं लगाती है। अंशुल प्रताप मन ही मन बड़बड़ाए और फिर सीधा होकर बैठ गए। 3 घंटे हो गए जागीरा को एयरपोर्ट डिपार्चर गेट पर बैठे, लेकिन अभी तक उससे मिलने कोई नहीं आया था। उसने फ़ोन किया तो फ़ोन भी बंद आ रहा था। साले जाएगी तो यहीं से ना, पूरी रात बैठा रहूँगा, देखता हूँ कैसे जाएगी। इतना कहकर उसने वापस से अपनी निगाहें डिपार्चर गेट की तरफ लगा दी। सुबह सुबह सब अपने अपने बेड से उठे और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। श्रीमती राव सबके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी और नयन सुबह ही रोहिणा के जाने के बाद उसकी हेल्प करने के लिए आ गए थे। रोहिणा नज़र नहीं आ रही है,
क्या वो अभी तक सो रही है? नारायणी ने रुद्रांश से पूछा। नहीं, बेड पर तो नहीं है और ना ही बाथरूम में है। मुझे लगा वो आप लोगों के पास है। रुद्रांश ने जवाब दिया और अपनी कलाई में देखा जहाँ पर रारो की महंगी रिस्ट वॉच थी। इस समय 9:30 बज रहे थे। प्रिंसेस के पास होंगी, नारायणी ने कहा और वो उठ खड़ी हुई। आप कहाँ चली? कुंवर समर ने उसका हाथ थाम लिया। अपने प्रिंसेस के पास जा रहे हैं, नारायणी ने जवाब दिया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अपना हाथ छुड़वाते तो जाने। कुंवर समर ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी, फिर गुनगुनाने लगे। कहाँ चल दिए? इधर तो आओ, मेरे दिल को ना ठुकराओ, मान भी जाओ। हे भगवान, अभी भी आपको शरारत सूझ रही है। छोड़िए हमारा हाथ, हम प्रिंसेस को यहाँ लेकर आते हैं। तो जाइए, आपको किसने रोका है? हमारा हाथ तो छोड़िए। ना जाओ सैया, छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी हम रो पड़ेंगे। कुंवर समर ने फिर से गुनगुनाना शुरू किया। वाह, क्या बात है दादा भाई साहब, बड़े सुरीले स्वर में गा रहे हैं आप तो। भाभी साहब, अब तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा, रुद्रांश ने हंसते हुए कहा। नारायणी का तो गुस्से में बुरा हाल हो रहा था। वो अपने प्रिंसेस को लेने जाना चाहती थी, मगर कुंवर समर उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। ऊपर से रुद्रांश छेड़ने में लगा हुआ था। हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए, नारायणी ने झल्लाकर कहा और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर कुंवर समर ने एक ही झटके में नारायणी को अपनी ओर खींचा तो वो उनकी गोद में जा गिरी। कुंवर समर ने उसे अपनी बाहों में दबोच लिया। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। कुंवर समर ने अपना चेहरा नारायणी के बालों में छुपा लिया और तरन्नुम में गाने लगे। रुद्रांश का तो हंसते हंसते बुरा हाल था। वहीं नारायणी गुस्से में बिलबिला रही थी और उनकी बाहों से बाहर निकलने के लिए जोर लगा रही थी। शर्म करिए, दादा बन चुके हैं आप, कुछ ही समय में और आप नाना भी बन जाएंगे अगर प्रिंसेस के समय पर शादी हो गई तो। नारायणी चिल्लाई। हम क्यों शर्म करें? जैसे शर्म आ रही हो अपनी आंखें बंद कर ले। क्यों भाई रुद्रांश, क्या ख्याल है आपका? क्या आप अपनी आंखें बंद करने का कष्ट करेंगे? कुंवर समर नारायणी के गालों पर चुटकी काटते हुए बोले। सॉरी भाई साहब, हमें शर्म नहीं आ रही है, रुद्रांश ने हंसते हुए कहा। तो फिर अपनी आंखें खुली रखिए और एंजॉय करिए। इतना कहकर उन्होंने फिर नारायणी को तंग करना शुरू कर दिया। इस बार नारायणी ने पलटा खाया, कुंवर समर की पकड़ से छूट गई और भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद लौटी तो उसके साथ व्हीलचेयर में बैठी गौरी थी। गौरी ने सबको गुड मॉर्निंग किया तो कुंवर समर उठे और उसे गोद में उठाकर सोफे पर बिठा दिया। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, अब आपकी तबीयत कैसी है? कंधे पर आपको दर्द कितना हो रहा है? कुंवर समर ने पूछा। अभी हम ठीक फील कर रहे हैं, दर्द तो है नहीं, गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड, बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम। इतना कहकर कुंवर समर रुक गए। फिर क्या करेंगे हम? गौरी ने उनकी तरफ देखा। नहीं, कुछ नहीं, एंजॉय करेंगे लाइफ को। हम आपको ऑस्ट्रेलिया घुमाएंगे, हम आपको लंदन ले जाएंगे, हम आपको मुंबई ले जाएंगे। इतना कहकर कुंवर समर रुके। ऑस्ट्रेलिया में क्या है खास? गौरी ने पूछा। वहाँ पर हमारा बिजनेस है और हमारे पास रहने के लिए एक विला है, कुंवर समर ने जवाब दिया। और लंदन में क्या है? लंदन में आपके दादा साहब और दादी साहब रहती हैं, उनके पास भी बहुत बड़ा विला है जिसमें 25 बेडरूम्स हैं। वहाँ भी तो घूमने जाएंगे ना आप? जी, और मुंबई में आपका घर है, बिजनेस है, रिजॉर्ट है। ठीक है, अच्छी बात है, हम सब जगह घूमेंगे, घूम फिर कर फिर यहाँ आ जाएंगे। आप लोग तो अब इंदौर में ही रहेंगे ना, क्योंकि आपने फ्लैट तो ले लिया है, गौरी ने चहक कर कहा। कुंवर समर कुछ देर तक गौरी को देखते रहे, कुछ सोचा फिर बोले। हाँ, हम वही रहेंगे जहाँ आप रहेंगी। वो नहीं चाहते थे कि गौरी को अभी से कुछ ऐसा कहा जाए कि वो उनके साथ जाने से मना कर दे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि किस तरीके से गौरी को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। फिलहाल वही कर रहे थे जो वो सुनना चाहती थी। अरे भाई, किसी ने हमारी बीवी को देखा है? प्रिंसेस, क्या हमारी बीवी आपके पास आई थी अभी? रुद्रांश ने गौरी से पूछा। नहीं, रोहिणा आंटी हमारे पास नहीं आई, उसने जवाब दिया। अरे फिर कहाँ जा सकती है वो? रुद्रांश हैरान रह गए। बाथरूम में चेक कर लीजिए दोबारा, कुंवर समर ने कहा। भाभी साहब, क्या रोहिणा मिसेस राव के यहाँ है? रुद्रांश ने नारायणी से पूछा। नहीं, वहाँ भी नहीं है, मैं अभी मिसेस राव से मिलकर आ रही हूँ, लेकिन मैंने उसे वहाँ नहीं देखा। वहाँ पर तो छोटे कुंवर, मिसेस राव और उनकी मेड तीनों ही हैं जो ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। अरे उसे फ़ोन करो ना, इतनी अकल नहीं है क्या आप लोगों को? ऊट पटांग हरकतें करने और कहने के लिए तो बहुत अकल आती है। नारायणी ने बड़बड़ाते हुए गौरी का हाथ पकड़ लिया और उसे प्यार से देखने लगी। कुंवर समर और रुद्रांश नारायणी की बातें सुनकर मुस्कुराए। फिर रुद्रांश ने अपना फ़ोन निकाला और उसे फ़ोन लगा दिया। ये क्या? फ़ोन तो बेडरूम में बज रहा है। हम इन्हें इतनी देर से ढूंढ रहे हैं और वो बेडरूम में है।
इतना कहकर रुद्रांश ड्राइंग रूम से उठकर बेडरूम में गए। वहां जाकर देखा तो फोन साइड टेबल पर रखा हुआ था और रोहिणा वहां पर नहीं थी। उसने दोबारा बाथरूम चेक किया, फिर टेरेस पर आया, लेकिन वहां पर भी उसे रोहिणा नजर नहीं आई। वो फटाफट भागते हुए नीचे आया और जल्दी से बोला, रोहिणा ऊपर भी नहीं है, सब जगह देख लिया, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। अरे कहीं होटल तो नहीं गई है, होटल में फोन करके पूछ लो, नारायणी ने जोर से चिल्लाकर कहा। खुद ही नमन को फोन लगा दिया और पूछने लगा कि कहीं रोहिणा वहां पर है क्या, अपने बच्चों से मिलने गई हो, अभी चेक करके बताते हैं। नमन ने कहा, फोन काट दिया। कुछ देर बाद दोबारा फोन किया तो बोले वो वहां नहीं आई हैं। अब तो परेशान होने वाली बात थी, वो सब परेशान हो गए। अब तो 10 बज गए हैं और वो दोनों फ्लैटर होटल में कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ जा सकती हैं सुबह सुबह, वो भी पैदल, मॉर्निंग वॉक वो करती ही नहीं। रुद्रांश बड़बड़ाया, चलिए आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता तैयार है। इतना कहकर श्रीमती राव ने नाश्ते के डोंगे जो वे अपने साथ में उठाकर लेकर आई थी उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा, अरे श्रीमती राव, क्या आपने रोहिणा जी को देखा है? रुद्रांश ने उनसे पूछा। जी, वो बाइक लेकर घूमने चली गई हैं, श्रीमती राव ने जवाब दिया। क्या? सबके मुंह खुले रह गए। लेकिन कब? सबने एक साथ पूछा। यही कोई सुबह 7 बजे। मैं उन्हें चाय देकर आई थी, तब वो चाय का कप लेकर बाहर निकली और हमारे पोर्च में आकर खड़ी हो गई। वहीं चाय पिया और बाइक को चेक करती रही, फिर मुझसे चाबी मांगी और घूमने निकल गई। कह रही थी अभी आती हूँ। ओह, इतनी बेसब्री है कि फ़ोन भी साथ में नहीं ले गई। अब तो 10 बज गए हैं, 3 घंटे से ज़्यादा होने को आए। नारायणी बड़बड़ाई, अरे 3 घंटे से गायब हैं, पता करो ना, कहीं उनको कुछ। ओह माय गॉड, कुंवर समर घबरा गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता उसके साथ। हो सकता है रास्ता भूल गई हो, नारायणी बोली और कुंवर समर के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया। अब किसने नाश्ता करना है? सभी परेशान से अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। जारी है।